हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि इतिहास में पढ़ना क्या होता है। देखिए, इतिहास में सबसे पहले आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि इतिहास में अतीत को पढ़ना होता है, जो बीता हुआ कल है। अतीत अतीत यानी कि जो बीत चुका है उसके बारे में पढ़ना ही इतिहास है। तो एक और क्वेश्चन आएगा मन में कि अतीत को क्यों याद किया जाए। आप लोगों में अक्सर सुनते होंगे, वो क्या बोलते हैं, भूल जाओ पुरानी बातों को, भूल जाए। यहाँ ज़बरदस्ती बैठ के याद करवा रहा है और भूल जाए। ठीक है, तो देखिए, वैसी बातों को भूल जाना चाहिए जिससे नुकसान हो, ऐसी बातें याद करना चाहिए जिससे फ़ायदा हो। तब इतिहास से आप जानते हैं बीता हुआ कल, लेकिन वो बीता हुआ कल कैसा होगा कि आप कहाँ थे पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पहुँचे। इसी के बारे में जानने के लिए कि पहले हम लोग किस तरह रहते थे, क्या हमारे पास संसाधन थे, आप कहाँ थे और आप आज कहाँ पहुँचे हैं, उसी के बारे में जानने के लिए आपको पढ़ना होता है क्या, इतिहास। ठीक है, एग्जाम्पल से बात समझिए। आप अगर बोलते हैं कि मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, ये आधुनिक ज़माने का गैजेट है, आपको कैसे पता? क्योंकि देखिए, ये तो बहुत हाल फिलहाल का आया हुआ चीज़ है, इसीलिए आप बोल दे रहे हैं, क्योंकि इसे आने में ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। तो पहले नहीं था, वो दिन भी लोग देखा है, और आज है, वो दिन भी लोग देख रहा है। तो पहले हम लोग के पास नहीं था और आज है, तो ये है बदलाव। ठीक है, थोड़ा लंबा एग्जाम्पल क्लास 6 के बुक में दिया हुआ है। क्या कि एक बच्चा ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था, अचानक याद आया, उसको ध्यान आया कि अगर जिस समय ट्रेन नहीं होता था उस समय लोग कैसे सफ़र करते थे। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रेन कब आया, बाइक्स, कार्स, ये सारी चीज़ें, बसें, ये मशीन, ये सारी चीज़ें कब आई, यही चेंज को पढ़ना ही क्या है, इतिहास है। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। कौन सा? तो ये क्लास 9 का एनसीईआरटी है। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में 3 चीज़ें पढ़ना है। एक है फ्रांस की क्रांति, दूसरा है रूस की समाजवादी क्रांति, और तीसरा है हिटलर के बारे में, जर्मनी। ठीक है, तो एक फ्रांस, दूसरा रूस और तीसरा जर्मनी, इन 3 देशों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चेंज जो आज हम लोग जी रहे हैं वो कैसे आया है। ठीक है, तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं। एक बात पहले बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग आज बात करते हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, समान हैं। एक जरा सा असमानता होता है तो आपको देखते तकलीफ हो जाता है। ये सारा चीज़ क्यों है? क्योंकि समानता का मूल्य हमारे अंदर घुसा हुआ है पूरा। अगर थोड़ा सा भी कोई असमानता करने का कोशिश करता है तो तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है या फिर हमारे अधिकारों का उल्लंघन ही लगता है। ये सब विचार कहाँ से आया है, यही सब जानना ही क्या है, इतिहास है। ठीक है, तो यही सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इसमें पहले कुछ घटना बताया, उसके बाद बताया कि ऐसा क्यों हुआ था। देखिए, फ्रांस की क्रांति क्या है, 14 जुलाई 1789 का समय है। ठीक, 14 जुलाई 1789। ठीक है, ये समय है। ये क्या हुआ, पेरिस जो शहर था, पेरिस में एक आतंक का माहौल था, डर का माहौल था। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा लोगों के बीच अफवाह उड़ा हुआ है, अफवाह नहीं था, वो रियल था, कि सरकार ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है। ठीक है, वहाँ और सम्राट बोल दिया है कि वहाँ पे नागरिकों पर गोलियां चलाना है। ठीक है, ये अफवाह थी, ये अफवाह थी। तो
बहुत लोग विरोध करने के लिए चले गए थे। कहाँ? लेडीज जेंट्स सब मिलके चले गए और एक जगह है वहाँ पे बास्तिल का किला, एक किला था, किला जो कौन सा जगह था? बास्तिल। बास्तिल का किला नाम है और वो फिलहाल क्या था? तो वो राजा के सत्ता का प्रतीक था, यानी कि राजा राजा है, राजा का जो पावर है वो आपको कहाँ दिखेगा? राजा का जो राजापन है, समझ रहे हैं आप लोग, वो सत्ता है, उसी का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में वो बास्तिल का किला था। ठीक। अब ये बास्तिल का किला वो लोग जाके क्या करता है? तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब उन लोग को लग रहा है कि सेना हम पे हमला करने वाली है, तो वो लोग ढूंढ रहे थे हथियार। हथियार ढूंढते हुए बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग में घुस गए। फिर लास्ट में वो बास्तिल का किला को नष्टो नाबूद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और तोड़ के वहाँ जो कैदी था, हालांकि उसमें कैदी साथ ही था, उस कैदी को भी आज़ाद कर देते हैं। और सम्राट की जो शक्ति है, राजा की जो शक्ति है, उसका पतन यहाँ पे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो राजा का सत्ता का प्रतीक था वो अब क्या किया गया है? ध्वंस कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ठीक। और प्रॉब्लम क्या था? बहुत सारे एरिया में, देहाती क्षेत्र में जाएं तो पाव रोटी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। पाव रोटी यानी कि देखिए वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता है, वहाँ पे अधिकतर पाव रोटी जो मुख्य खाद्य है वो यही सब था। और ये सारा प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा था। खाद्य पदार्थ का रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था। साथ ही इसका अंत जो हुआ, क्रांति का अंत जो हुआ, वो लास्ट में सम्राट को फांसी तक दे दिया गया, राजा को फांसी दे दिया गया, जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। ये ऐसा सीन चल रहा है कहाँ पे? फ्रांस में। समय कौन सा है? 1789 का जुलाई का समय। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को जानने के लिए चैप्टर आगे पढ़ना है। आप देख रहे हैं कैसा आतंक का, डर का माहौल है। यहाँ पे फोटो देखिए, ये चित्र बनाया गया है बास्तिल का ध्वंस। ठीक है, और ये चित्र बनाया गया है बास्तिल के किले को तोड़ा जा रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसी के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो इस टॉपिक का नाम है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा एक वर्ड समझा देते हैं, 18वीं शताब्दी या सदी। 18वीं सदी, सदी का मतलब होता है 100 साल, और 18वीं मतलब 1700 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी के बीच, ये 100 साल को बोला जाएगा 18वीं सदी। फिर एक वर्ड आया है उत्तरार्ध, दो वर्ड होता है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। इसको दो भाग में बांटिए, 1700 से लेके 1750 और 1751 से लेके 1800, ये 50-50 में बढ़ गया। उत्तरार्ध बोलेंगे आगे वाले को और पूर्वार्ध बोलेंगे पहले वाले को। यानी कि जब एक शताब्दी को, 18वीं सदी को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, तो फर्स्ट हाफ को बोला जाएगा पूर्वार्ध और सेकंड हाफ को बोला जाएगा उत्तरार्ध। तो देखिए, ये 18वीं सदी का उत्तरार्ध के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इस समय का बात यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, क्या सीन है? सीन यहाँ पे ये है कि 1774 का समय है। 1774 में यहाँ पे एक राजवंश चला करता था, बूर्बो राजवंश। इस टाइम से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। इस समय बूर्बो राजवंश का एक नया राजा गद्दी पे बैठता है और उसका नाम था लुई 16वां। ये फ्रांस का नया सम्राट 1774 में बना। ठीक है, क्या नाम है इसका? लुई 16वां। ठीक, और वो जब गद्दी पे बैठा तो वो मात्र 20 साल का था, और उसकी जो पत्नी थी जिससे उसकी शादी हुई थी, वो ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, मेरी एंटोइनेट, ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये राजा बन रहा था, जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था, तो क्या हुआ कि देखा कि यहाँ पे राजकोष पूरा खाली है। राजकोष समझते हैं, जो किसी देश का तिजोरी है, तो तिजोरी जिसमें पैसा रहता है, वो खाली था।
खाली था तो देश चलाने के लिए तो राजकोष का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खाली था तो वो कैसे चलेगा। ये खाली था, चलिए जो भी है, चलेगा कैसे तो उसी के बारे में तो आगे पढ़ना है, लेकिन खाली क्यों था उसके बारे में भी थोड़ा बताया है। क्या था कि फ्रांस जो है हमेशा ब्रिटेन से लड़ाई किया है। पहले अंग्रेज लोग जो बोलते हैं अंग्रेज, वही अंग्रेज लोग से लड़ाई करता था कौन, फ्रांस। तो फ्रांस जो है जो लड़ाई करता था उसका अक्सर उससे मतलब उसका प्रतिद्वंदी था, कॉम्पिटिटर था यूरोप में, और वो जहाँ भी दुनिया में जाता था अक्सर लड़ाई करता था। इंडिया में भी आप लोग कर्नाटक वॉर का नाम सुने होंगे, वो वही ब्रिटेन और फ्रांस लड़ता था। उसी तरह यहाँ भी अमेरिका अमेरिका जो आज यूएसए है, वो भी कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, और ये ब्रिटेन का गुलाम 13 उपनिवेश 13 राज्य के जैसा बना के वो लोग राज करता था। ठीक है, अब 13 उपनिवेश बना के राज करता था कौन, ब्रिटेन। तो उसको ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए फ्रांस मदद किया। अब फ्रांस युद्ध में अगर मदद करेगा तो बताइए पैसा खर्च होगा कि नहीं। ये एक रीजन था जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था, किसका, फ्रांस का। और उस पे 10 अरब लीवरे वहाँ का मुद्रा है, उतना ज़्यादा क्या चढ़ गया, कर्ज चढ़ गया उस पर। जबकि पहले से 2 करोड़ लीवरे 2 अरब लीवरे उस पर कहीं दिया होगा। ठीक है, जबकि पहले से उस पर लोन था, और वो युद्ध में फिजूल खर्ची करके, फिजूल क्या बोलिएगा, खर्च करके 10 अरब लीवरे और चढ़ा दिया उस पर कर्ज। ठीक, ये प्रॉब्लम, अब उसको पेमेंट भी करना है। और कहाँ है खर्च, और खर्च है ना राज दरबार का शान शौकत बनाए रखने के लिए। तो ये जो खर्च है वो खर्च का पूर्ति कहाँ से होगा, तो राजकोष कैसे भरता है, तो टैक्स से, कर, किस चीज से, कर से। अब कर कौन चुकाता है, यही कहानी है। ठीक है, देखिए फ्रांस का जो समाज है वो 3 वर्ग में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, प्रथम स्टेट में कौन लोग होते थे, तो पादरी वर्ग, पादरी आप लोग सुने होंगे, जो चर्च में हेड होता है उसको बोलते हैं पादरी वर्ग। जिस तरह मंदिर में पंडित जी होते हैं, मस्जिद में मौलाना होते हैं, उसी तरह पादरी कहाँ होते हैं, तो चर्च में, क्रिश्चियन लोग के। द्वितीय स्टेट कौन है, तो कुलीन वर्ग, और कुलीन जो थोड़ा वीआईपी समझ लीजिए, जो थोड़ा लोगों से हटके हो, वीआईपी हो, कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट में दोनों तरह के लोग थे, गरीब भी थे और अमीर भी थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये सब तो थे ही, किसान और कारीगर भी, और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सारे लोग किस में आते थे, तो तृतीय स्टेट में आते थे। ठीक है, ये कहाँ का है, ये फ्रांस का समाज है। उस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय का, फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक, और 3 स्टेट में बटा हुआ था, तो प्रॉब्लम क्या था कि 2 स्टेट बहुत ही ज्यादा सत्ता का भोग कर रहा था, एक चर्च यानी कि पादरी वर्ग, और दूसरा कुलीन वर्ग। देखिए यहाँ सारा चीज दिया हुआ है। क्या था कि फ्रांसीसी समाज वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में 90% किसान थे, वहाँ 90% किसान है, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जमीन की मालिक जो संख्या थे वो बहुत कम था। 60% जमीन कुलीन और चर्च के पास था, और तीसरे स्टेट्स के अमीर लोगों के पास था। 40% ही जमीन बचा गरीबों के लिए, और उसमें भी बहुत कम ही लोगों के पास जमीन हुआ करता था। ठीक, प्रथम 2 स्टेट के लोग, एक पादरी वर्ग और दूसरा कुलीन वर्ग, इनको विशेषाधिकार प्राप्त था। देख रहे हैं आप लोग, जन्माना यानी कि जन्म से पैदा हुआ उस घर में, इसीलिए उसको क्या मिल गया, विशेषाधिकार मिल गया। ये किसको मिल रहा है, पादरी वर्ग को। और बहुत सारे विशेषाधिकार मिला हुआ था, उसी में से एक था करों से छूट। कर यानी कि उसको टैक्स नहीं देना है, गजब हो गया। पादरी के घर में पैदा हुए, पादरी वर्ग में या फिर कुलीन वर्ग में पैदा हुए, तो उस समाज में, फ्रांस के समाज में उस टाइम क्या विशेषाधिकार था कि इन लोगों को टैक्स नहीं चुकाना था। यानी कि टैक्स चुकाएगा कौन, तो टैक्स चुकाएगा तीसरा स्टेट का लोग। और तीसरा स्टेट का अगर टैक्स चुकाएगा तो बताइए क्या समाज में विद्वेष पैदा नहीं होगा, लोगों के बीच
एक वर्ग को बुरा नहीं लगेगा जब दूसरे को टैक्स नहीं चुकाते हुए देख के? क्या ये समानता है? नहीं है समानता। इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक, ये लोग जो हैं वो दो तरह के टैक्स देते थे। जनसामान्य लोग जो हैं, जो तीसरे स्टेट के लोग हैं, वो टैक्स एक तरह का नहीं बल्कि दोनों को टैक्स देते थे। देखिए, राज्य को टैक्स देना तो ठीक बात है, राज्य को तो टैक्स देना पड़ेगा। चर्च क्या चीज का टैक्स ले रहा है? ठीक है, तो वहां पे ले रहा था, और ले रहा था तो चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लेता था, जिसको बोला जाता है टाइद। याद कर लीजिएगा अच्छे से। और ये टाइद को आप बोल सकते हैं ये धार्मिक कर था। और एक होता है टाइल। टाइल जो है वो एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स समझते हैं? जो आपके इनकम पे डायरेक्ट लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। तो ये सरकार को देना होता था। और बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग को भी अभी देना पड़ता है, जैसे ये टैब लिए तो इसमें बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा। आप टैब लिए, आपको लग रहा है टैब का दाम चुका रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा टैक्स भी ऐड था। वो इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया सरकार के पास। तो वो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। ये टाइल जो था वो डायरेक्ट टैक्स था, यानी कि आप जो कमाए डायरेक्ट उसका पैसा चुकाइए। ठीक, तो ये भी ठीक है, चलिए डायरेक्ट टैक्स तो लगता ही, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है। टाइड क्या लग रहा था? चर्च को देने वाला थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये समाज वहां पे चल रहा है। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, कहानी आप लोग थोड़ा होल्ड कीजिए। थोड़ा यहाँ कुछ जानकारी दिया। लीवरे क्या था? फ्रांस का मुद्रा था जो 1794 में खत्म कर दिया गया। स्टेट क्या था? जो समाज के हैसियत के हिसाब से अभिव्यक्त करने वाला श्रेणी था। ये क्या समझ सकते हैं इसको? ये श्रेणी यानी कि ग्रुप, अलग अलग ग्रुप। पादरी वर्ग कौन है? चर्च में विशेष कार्य करने वाला। टाइड क्या है? तो टाइड याद कीजिए, चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला। और ये कितना था? कृषि उपज, जो भी आपका उपज है उसका 10वां हिस्सा देना होगा। और टाइल क्या था? सीधा राज्य को दिया जाने वाला टैक्स। ठीक है, तो ऐसा माहौल फ्रांस में चल रहा है। देखिए, एक कहानी भी दिया है कि ये सेठ जी बैठे हुए हैं, जो चुकाने आ रहा है उसको ये एक बार देखता तक नहीं है। इतना स्थिति खराब बना के रखा था वहां पे। ठीक है, चलिए थोड़ा समाज हम लोग समझे। अब जीने का संघर्ष। समाज तो समझ गए, प्रॉब्लम और भी है। क्या है प्रॉब्लम? जीने के लिए भी वहां लोग संघर्ष कर रहा है। कैसा संघर्ष? देखिए, 1715 में फ्रांस का जो जनसंख्या था वो 2.3 करोड़ था। 1789 में जब ये क्रांति हुआ था उस समय 2.8 करोड़ था, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। ठीक, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हो रहा था, उस अनुपात में अनाज उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा था। अनाज का मांग तो बढ़ रहा है, खाना का डिमांड तो बढ़ रहा है क्योंकि लोग बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुआ था। और कभी कभी देखिए, फ्रांस एक ठंडा एरिया है, वो आपको ज्योग्राफी में अच्छे से पता चलेगा क्यों वो ठंडा एरिया है। ठीक है, लेकिन ठंडा एरिया होने की वजह से वहाँ क्या होता था? बर्फ वगैरह बहुत ज़्यादा गिरता था, ओलापात होते रहता था। ठीक है, तो इससे भी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। और एक बार ऐसा हो भी गया। एक तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से पहले से ही ये अनाज का कमी है। दूसरा प्रॉब्लम, बर्फबारी हुआ, जो अनाज उत्पादन हो रहा था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इससे क्या हुआ? देखिए, जब सप्लाई कम रहेगा, खाना नहीं रहेगा, तो चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, इसको इकोनॉमिक्स में समझेंगे। अगर किसी चीज़ का सप्लाई कम है तो रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको चाहिए, ज़्यादा दाम देने के लिए भी तैयार है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे था। और यहाँ तक कि वहाँ पे जीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। अब जीविका संकट एक वर्ड है जिसको आप लोग समझना पड़ेगा। ये जो हालत है उससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया। जीविका संकट क्या होता है? तो देखिए, लिखा है ऐसी स्थिति, चरम स्थिति, ठीक है, जब जीने के लिए मिनिमम साधन है वो भी खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं जीविका संकट। यानी कि जीने के लिए जो जरूरी है, जैसे खाना, अब खाना भी आपको नहीं मिल रहा है तो ये आपका जीविका संकट है। अब जीने के लिए कार का जरूरत नहीं है, एसी का जरूरत नहीं है, जी सकते हैं इसके बिना, लेकिन बोलिए खाना, क्या इसका जरूरत नहीं है? एकदम जरूरत है। तो ये है जीविका संकट। कार नहीं रहेगा तो मत बोल दीजिएगा जीविका संकट हो गया।
ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम चल सकता है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, जीने के लिए भी संघर्ष चल रहा है, कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक, अब जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है उसका एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज, उसको आपको भरना है। ठीक है, अगर खराब फसल होता है तो उससे क्या होगा, क्या होगा बताइए। फसल खराब होगा तो खाद्य दंगे या अन्न अभाव, अन्न का अभाव होगा। ठीक, अगर फसल खराब होगा तो अन्न का अभाव होगा, और अन्न का अभाव होगा तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएगी। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएगी तो अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे उस तो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा, खाद्य दंगा होगा, खाद्य को लेकर दंगा होगा, और क्या होगा, शरीर कमजोर होगा। यहाँ पे शरीर कमजोर होना चाहिए, यहाँ पे खाद्य दंगा, शरीर कमजोर होगा तो महामारी आएगी, और खाद्य दंगा होगा तो ये महामारी आएगी और खाद्य दंगा होगा, दोनों के मिला के यहाँ पे लिखेंगे मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। यानी कि जब महामारी आएगी और खाद्य को लेकर दंगा होगा, इससे लोगों की मृत्यु भी होगी। सिंपल था, आप खुद भी भर सकते थे। ठीक है, चलिए, फ्रांस का प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा होगा। तो अब प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला कौन है, प्रॉब्लम जो चल रहा है तो उस पर बात कौन करेगा, इसी के बारे में यहाँ है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। जो मध्य वर्ग उभर रहा है, ये मिडिल क्लास, आप लोग जरूर सुने होंगे, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। ठीक है, मध्य वर्ग ये कौन है, तो देखिए, जो लोग थोड़ा समाज में नीचे तबके से आए और धीरे धीरे आगे बढ़े, पढ़े लिखे, बाहर समझे, दुनिया को समझे, और ये लोग फिर अपने विशेषाधिकारों का बात करेंगे। ठीक है, ये कौन लोग थे, तो तीसरे स्टेट्स के कुछ लोग, जो पढ़े लिखे लोग, जो बाहर से पढ़ के आए हैं या दुनिया को समझ रहे हैं अच्छे से, वो अब अपने अधिकारों का मांग करने लगते हैं। कहाँ पे, इसी फ्रांस में। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए। समृद्ध हुए, थोड़ा पैसा भी कमाए बिजनेस वगैरह से, और शिक्षित होके आए थे, और इससे वो नए नए विचारों के संपर्क में आए, तो फिर समझे कि ये जो फ्रांस में चल रहा है वो अच्छा चीज तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए मिडिल क्लास कौन है, जो थोड़ा पैसा वगैरह कमा के पढ़ लिख के आया है, समझ रहा है दुनिया को, वो लोग। ठीक, और इसमें बहुत तरह के लोग थे, वकील वगैरह सब थे। ठीक है, और ये लोग क्या बात करने लगे, ये लोग बात करने लगे कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कि किसी को जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी कि समानता। जन्म तुम्हारा इस घर में हो गया, उससे तुमको ये अधिकार मिल जाए, ये कैसा रूल है। इसी वजह से जन्म से विशेषाधिकार को खत्म करने का बात किया गया। ठीक है, और बोला गया समाज में आपकी हैसियत जो रहेगी वो योग्यता के आधार पर रहेगी। आप योग्यता सिद्ध कीजिए और अपना इज्जत कमाइए। आप किस घर में पैदा हुए हैं उससे आपका इज्जत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस आप सोच रहे हैं इज्जत, लेकिन विशेषाधिकार खास करके इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आप पादरी के घर में पैदा हुए, आपको टैक्स मिलेगा, वाह। ठीक है, तो ये आपको विशेषाधिकार तो नहीं मिलेगा। आप योग्यता सिद्ध कीजिए, और योग्य हैं तभी आपका समाज में हैसियत है। ठीक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समान नियम और समान अवसर सबके लिए होना चाहिए, और इसी विचार पर आधारित समाज होना चाहिए। सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और इस तरह का विचार का जो कल्पना हुआ है, यानी कि कौन सोचा इसके बारे में, इसके बारे में सोचने का काम, यहाँ पे कुछ नाम है जिसको आपको जरूर याद रखना है। एक का नाम है जॉन लॉक, और दूसरा नाम है ज्यां जॉक रूसो। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग अपना नया नया विचार दे रहा है। पढ़ा लिखा लोग है, बैठ के विचार करता है,
अब बैठ के विचार करता है तो कुछ विचार दिया है, हम लोग भी देख लेते हैं क्या विचार करता है। अब एक किताब है जॉन लॉक का, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम है बुक का? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये जॉन लॉक का किताब है। उसमें बोलता है राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। अब देखिए, ये एक सिद्धांत है। पहले जमाने में हवा बना के रखा गया था कि राजा जो है वो देवता का रूप है, ये हवा बना के रखा गया है, ठीक है। लेकिन जॉन लॉक एक बुक लिखता है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें बोलता है राजा को दैवी और निरंकुश अधिकार नहीं है, वो कोई देवता का प्रतिनिधि नहीं है, ना ही खुद देवता है, और ना ही कोई उसको निरंकुश अधिकार है। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिसको कोई रोक ना सके, वैसा। अब ये सिद्धांत का खंडन कर दिया कौन? जॉन लॉक। जॉन लॉक बोल रहा है ऐसा कोई राजा को पावर नहीं है। लोग अगर पढ़ेंगे, आप खुद सोचिए, तो समझेंगे ना। क्या समझेंगे? अरे यार ऐसा बात है, ये लोग तो शुरू से हुआ बना के रखा है, ये लोग तो देवता है, ठीक है। तो लोग जब पढ़ते हैं तो समझते हैं। फिर रूसो आता है, रूसो, ठीक है। ये इसका एक बुक भी है जिसका नाम तो आगे दिया है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भी बताता है सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार, ठीक है। सरकार ऐसा नहीं चाहिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करे। सोशल मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध। समाज में सब एक दूसरे से कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं, इस तरह का समाज हो, ठीक है। ये नहीं कि एक को विशेषाधिकार मिला हुआ है दूसरे को नहीं मिला हुआ है, ठीक। एक नाम नया आएगा, मोंटेस्क्यू। और मोंटेस्क्यू भी एक किताब लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज यानी कि कानून, स्पिरिट यानी कि आत्मा। अब आत्मा वाला कानून, ये आत्मा वाला कानून नहीं है, मतलब कानून के अंदर जो बोला गया है उसकी आत्मा क्या कह रही है, ये कहना चाह रहा है। ये एक बुक का नाम है। और इसी में आप लोग जो अभी तक सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, इसी में सरकार के अंदर, सरकार देखिए पहले राजा रहता था अकेले, राजा ही सारा काम करता था, राजा ही न्याय करता था, राजा ही सारे फैसले लेता था। लेकिन मॉन्टेस्क्यू अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बात करता है कि सरकार को 3 अंगों में बांट देना चाहिए। कितने अंगों? 3 अंगों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कि विधायिका को इंग्लिश में बोलेंगे लेजिस्लेचर, ठीक है। थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा था। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को जुडिशरी, ठीक है। ये 3 अंग होना चाहिए और तीनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है चेक एंड बैलेंस। आगे भी आपको पढ़ना है। सरकार एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करती है, इसी को बोला जाता है चेक एंड बैलेंस। सरकार का पावर एक के हाथ में नहीं बल्कि अलग अलग संस्था के हाथ में दे देना चाहिए, ताकि कोई भी एक ज़्यादा मनमाना चीज़ ना कर सके। देखिए वही बोल रहा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देना चाहिए, ठीक। और इसका पहला एग्जाम्पल आपको कहाँ नजर आएगा? तो वही 13 उपनिवेश जो ब्रिटेन बना के रखा था अमेरिका में, उससे जब अमेरिका आज़ाद अपने आप को घोषित करता है तो वो पहली बार इसी मॉडल का सरकार बनाता है, जो दुनिया में कहीं नहीं था पहले, ये पहली बार है। और लिखित संविधान भी पहली बार अमेरिका ही बनाता है। वो 1776 में आज़ाद हुआ था, 1789 में उसका संविधान बन के रेडी हो, 89 या 79, ठीक है। इसी के आसपास, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसी के आसपास उसका क्या रेडी हो गया? संविधान। पहली बार लिखित संविधान उसी का था, ठीक। और इसमें एक खास बात था, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, यानी कि हर व्यक्ति को अधिकार मिलेगा, ये वाला गारंटी पहली बार वहीं के संविधान में देखा गया था। लेकिन आप लोग मत सोचिएगा कि सब लोग बराबर हो गया था, उसका भी बहुत बड़ा इतिहास है, उसके बारे में आगे कहीं बात होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी सब लोगों को बिल्कुल बराबरी का अधिकार दे दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन बात तो उठा ना,
बात जब उठा तो शुरुआत हो गया है, धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, यही बात है। ठीक, और ये सारी बातों पे चर्चा होने लगा था कॉफ़ी हाउस में, पुस्तक में, अखबार में, ये सारी बात छपने लगा। जो लोग पढ़ने नहीं जानता था उसके लिए जोर से पढ़ा जाता था अखबार, ताकि सब लोग समझ सकें। ठीक है, और इसी बीच एक खबर आता है कि लुई 16 जो हमारा सम्राट है वो टैक्स को बढ़ाने वाला है। क्या करने वाला है? टैक्स को बढ़ाने वाला है। लोगों में गुस्सा फूट जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा वो समाज जो परेशान था इस बात को लेके, विशेषाधिकार संपन्न लोगों को लेकर। ठीक है, फ्रांस का समाज ऐसे ही प्रॉब्लम में जी रहा था। तो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड बना हुआ था, तो किसी भी क्रांति के लिए इतना अगर बैकग्राउंड बना रहे और लोगों के अंदर एक भावना हो तो वो उठ जाते हैं, और वही उठेंगे तो क्या क्या होगा? फिर क्रांति होगा, और वो क्रांति आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज़्यादा दिमाग को लोड मत दीजिए, दिमाग परेशान हो जाएगा। आराम से बस रीडिंग लगाते रहिए चीज़ों को, और आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, सीखिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।